हमने लाइन ग्राफ्स काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, परंतु एक चीज़ अभी भी रहती है। पहले हमने सारे ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में पढ़े थे, जहाँ m एक पॉजिटिव नंबर था, यानी कि हमने सारी लाइन को देखा जहाँ जो स्लोप था यानी कि m हमेशा 0 से बड़ा था, परंतु स्लोप नेगेटिव या 0 से कम भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि x एक्सिस के लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं और y एक्सिस के नीचे भी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हम देखते हैं कि L1 और L2 ये दोनों दो लकीरें हैं और हम इन दोनों का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो पहले हम L1 का इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन सेम ही होगी, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमें m निकालने के लिए कोई भी दोनों पॉइंट लेने होते हैं ग्राफ पे और उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। y इंटरसेप्ट तो हमें दिख ही जाता है ग्राफ से। इस ग्राफ का लाइन L1 का जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है, क्योंकि वो 0 पर y एक्सिस को काट रहा है। इसका x इंटरसेप्ट भी 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस को काट रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ओरिजिन, मतलब कि यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,0, यानी कि x एक्सिस की जो वैल्यू है वो 0 है और y एक्सिस की जो वैल्यू है वो भी 0 है। तो चलिए हमें ये तो पता है कि c की वैल्यू 0 है। अगर हम L1 की बात कर रहे हैं तो c की वैल्यू 0 है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट तो ऑलरेडी है और वो है 0,0, और हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,2, क्योंकि ये -1 यहाँ पर है, तो x एक्सिस की वैल्यू -1 और y एक्सिस की वैल्यू है 2। अब हमें क्या करना है, हम स्लोप निकालने के लिए सेम तरीका अपनाएंगे। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम एक ऐसे करके एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ता है, और हम ये वाली लेंथ मेजर करेंगे। पहले मैं इस लेंथ को L2 बताता था, पर अब हम एक डिफरेंट तरीके से इसे डिनोट करेंगे, इसे लिखेंगे, और हम इसे ऐसे लिखेंगे। ये जो ट्रायंगल है, वो छोटा सा जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है चेंज। अब इस जो हमने लेंथ, ये जो मेरी लेंथ है, मैंने इसको डेल्टा वाई क्यों कहा? डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई। मतलब कि मैं देखना चाहता हूं कि जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है। मतलब कि वो चेंज का मतलब कैसे वो घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो और इस केस में ये कैसे हो रहा है, हमने क्यों डेल्टा दिया इसे? क्योंकि जैसे ही मैं इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता हूँ तो मेरी वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि चेंज हो रही है। तो इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा वाई। अब आपको ये तो अभी तक पता ही चल गया होगा कि अगर ये डेल्टा वाई है तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो होता है L2/L1, यानी कि ये वाली जो लेंथ है डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, m जिसका मतलब स्लोप, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है? डेल्टा वाई है कि वाई कितने वैल्यू से बढ़ा। तो इस केस में ये 0 से स्टार्ट होके 2 तक जा रहा है, तो यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू होगी +2। प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो यानी कि प्लस। अब हम डेल्टा एक्स के ऊपर आते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम बाएं तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो रही है, तो हम लिखेंगे -1। अब 2 डिवाइडेड बाय -1 क्या होता है? -2। तो यानी कि इस L1 का जो स्लोप है वो -2 है। तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगी? y इज इक्वल टू -2x प्लस c।
पर हमें c लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये पता है कि c की वैल्यू 0 है। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। ये हो गई हमारी L1 की इक्वेशन। अब मुझे निकालनी है L2 की इक्वेशन। L2 है ये वाली लाइन, और मैंने आपको ये वाली इंफॉर्मेशन में दिया है, मतलब कि मैंने आपको ये बताया कि ये L2 की ये मैंने डायग्राम बना दिया है, और मैंने आपको ये भी बताया कि L2 इज़ पैरेलल टू L1। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसका मतलब होता है पैरेलल, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पैरेलल। तो मैं जानता हूँ कि इस क्लास में हम बहुत सारे नए शब्दों का मतलब सीख रहे हैं, तो आप उसे एक जगह लिख लीजिए क्योंकि हम ये बार बार अगले क्लास में भी यूज़ करेंगे। पैरेलल का मतलब होता है कि उन दोनों लाइन का स्लोप बराबर होता है। मतलब कि अगर L2 पैरेलल है L1 से, तो मतलब जो L2 का स्लोप होगा वो भी L1 से जुड़ेगा। पर इसका मतलब क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी दो लाइन जिनका स्लोप सेम होगा वो कभी मिलेंगी नहीं? क्या मैं ये कह सकता हूँ? इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि क्योंकि ये इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर है कि चलती जाएंगी और ये कभी एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं करेंगी। अगर मैं कोई भी दो लाइनें लूँ, जैसे अगर मैंने ये लाइन ली और मैंने आपको बोला कि ये L1 है, और मैंने आपको बोला कि कोई ऐसी लाइन बनाओ L2 जो कभी इससे मिले ना। आप ये वाली लाइन बनाओगे और अगर आप इसे खींचते जाओगे, कभी भी बहुत देर तक खींचते जाओगे, कभी ना कभी ये कभी भी नहीं मिलने वाली क्योंकि ये पैरेलल है। पर अगर आपने किसी और तरीके से ये लकीर खींची L2, अगर आपने ऐसे खींची इस लकीर को, तो आप ये तो बोलेंगे कि ये मिल नहीं रही क्योंकि ये एक जगह पर रुक जाती है। पर एक लाइन हमेशा चलती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती, तो मतलब कि वो कभी ना कभी तो मिल जाएगी। तो m की जो वैल्यू है वो दोनों लाइन में सेम होगी, तभी मतलब कि वो कभी मिलेंगी नहीं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि L2 इज़ पैरेलल टू L1। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि L2 की इक्वेशन क्या है, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू -2x। -2 क्या है? m, और m हमें पता है कि बराबर है। अब प्लस c की वैल्यू सेम नहीं है। c है y एक्सिस का इंटरसेक्शन, और ये हमें पता चल रहा है कि 1 है। तो मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। हमें इससे एक और चीज का मतलब पता चलता है। y इज इक्वल टू -2x इस L1 की इक्वेशन है। मतलब कि अगर आप कोई भी पॉइंट x लोगे, कोई भी पॉइंट की x वैल्यू लोगे, और अगर आप उसे 2 गुना मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस के साइन के साथ, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई भी x की वैल्यू ले रहा हूँ, उसे -2 से दोगुन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1 की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैंने L2 का जो ग्राफ है वो L1 से मैंने 1 यूनिट ऊपर बढ़ा दिया है। मैंने लाइन को, हर पॉइंट को मैंने एक यूनिट ऊपर बढ़ा दिया है। तो इसे समझना आसान है क्योंकि यहाँ पे एक +1 है। और अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार देखिए, पॉज करिए वीडियो को और देखिए। मैंने लिखा है y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। y इज इक्वल टू -2x, तो इसकी इक्वेशन है। पर अब मैं हर y वैल्यू पे एक और 1 को बढ़ा रहा हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल रहा हूँ। अगर मैंने आपको बोला होता y इज इक्वल टू -2x प्लस 2, तो अगर आप स्लोप और y इंटरसेप्ट के द्वारा ग्राफ करोगे तो फिर आप यहाँ से लाइन बना दोगे। पर इसे एक और देखने का तरीका यह है कि ये y इज इक्वल टू -2x के ग्राफ को 2 यूनिट से ऊपर कर रहा है। हम इसे अगली क्लास में और अच्छी तरह देखेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम और क्वेश्चंस करें। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, पर तभी भी मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करके इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करें। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ये:
What is the equation of a line that passes through points 3, 4 and a, b? Assuming a is not equal to 3 and b is not equal to 4. अब हम क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं. हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती है. पहला पॉइंट है 3, 4 और दूसरा पॉइंट है a, b. अब हमें a, b की वैल्यू नहीं पता तब पर, तो इसका मतलब जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे हम a और b के टर्म्स में ही दे देंगे आंसर. फ़र्क नहीं पड़ता, a और b कुछ भी हो सकता है, तो हम बस इसे a और b ले लेते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन में भी हमने यही कहा है. परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में खुद का कह रखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 3. इस साइन का मतलब होता है एक इक्वल टू साइन और उसके ऊपर एक डंडी खींच दी जाती है. इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, मतलब कि वो बराबर नहीं है. मतलब a 3 के बराबर नहीं है और b 4 के बराबर नहीं है. अब हमें सोचना चाहिए कि क्वेश्चन ने ऐसा क्यों कहा है. अगर क्वेश्चन होता, मान लेते हैं कि a 3 है और b 4 है, अगर हमारे पास ये पॉइंट होते 3, 4 एंड 3, 4, पर ये दोनों तो एक ही पॉइंट है, इससे कुछ फ़ायदा थोड़ा ना होगा. अगर क्यों फ़ायदा नहीं होगा, ग्राफ करके देखिए. एक थोड़ा जल्दी हम रफ स्केच बना लेते हैं. 3 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा. हमें लाइन खींचने के लिए कोई भी दूसरी पॉइंट की ज़रूरत है. अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी. अगर मैंने जैसे कि अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो ऐसी लाइन बन जाएगी. तो कोई भी पॉइंट से मुझे एक लाइन मिल जाएगी. पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे मुझे लाइन नहीं मिलेगी? अगर मैं सेम पॉइंट को ले लूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं. तो इसलिए उन्होंने बोला है कि वो पॉइंट बराबर नहीं हो सकते. तो ये तो हमें पता है कि यार ऐसा असली में भी हो ही नहीं सकता, पर क्वेश्चन में उन्होंने इसलिए दिया है ताकि, मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए ऐसा दिया है ताकि एक बार आप सोच सकें कि लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट की तो ज़रूरत होती ही है. चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं. हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m होता है स्लोप और स्लोप का आपको फॉर्मूला पता है L2/L1 होता है. पर इस बार हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, तो हम एक कैलकुलेशन के द्वारा करेंगे, ना कि ग्राफ बनाने के द्वारा. डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स, आपको याद होगा कि डेल्टा y होता है चेंज, यानी कि जो y एक्सिस की वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है, और डेल्टा x की वैल्यू होती है x एक्सिस की वैल्यू जो चेंज होती है. तो ये डेल्टा y इज़ द चेंज इन y, यानी कि y के अंदर जो चेंज है, और दिस इज द चेंज इन x. तो इतना ये मुश्किल नहीं है समझना. अगर y बढ़ती है, अगर y की वैल्यू बढ़ता है तो डेल्टा y जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि वो 0 से बड़ा होगा, एक प्लस वाला नंबर होगा. और अगर x बढ़ता है तो ये भी प्लस होगा. पर अगर इन दोनों में से कोई भी घटेगा, जैसे अगर y घटा तो डेल्टा y नेगेटिव होगा और 0 से कम होगा, और डेल्टा x अगर घटा तो ये भी 0 से कम होगा. तो चलिए अब हम स्लोप निकालते हैं. डेल्टा y हमें पता है कि ये चेंज होता है, तो इसमें चेंज क्या है? आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं. पहला पॉइंट है 3, 4, तो हम इसे ऐसे लेबल करते हैं. ये मेथड आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा, ध्यान से देखिएगा. x1 y1, 1 मतलब कि ये हमारे पास पहला पॉइंट है, और x2 y2. चेंज इन y जो होता है वो होता है y का सेकेंड वैल्यू माइनस y का 1 वैल्यू, मतलब कि वो कितना चेंज हुआ है. अगर y2 बड़ा है तो मतलब कि ये डेल्टा y ज़्यादा है 0 से, और अगर y2 y1 से कम है तो डेल्टा y 0 से कम होगा. तो ये तो देखना बड़ा आसान है. और डेल्टा x भी x2 माइनस x1 होगा. तो m की जो वैल्यू है वो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, यानी कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अगर आप कोई भी दोनों पॉइंट लेते हैं तो m की जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा. आगे से हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस फॉर्मूला को समझिए, रटिए मत, समझिए कि ऐसा क्यों है.
अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों है, आप मेरी पहली वाली वीडियो देखें जिसमें मैं समझाता हूँ कुछ कि स्लोप का मतलब क्या होता है। y2 माइनस y1 क्या है, b माइनस 4, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। x2 माइनस x1 है a माइनस 3, ये वाली और ये वाली, तो a माइनस 3, यानी कि y इज इक्वल टू m x प्लस सी। m को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं इंटू एक्स प्लस सी। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, हमें तो ग्राफ दे नहीं रखा, तो हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको शायद बताया था कि c की वैल्यू हम बस पॉइंट डाल के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि 3 और 4 अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो वो काम करेगा। तो हम 3 और 4 एक बार डाल के देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर। चलिए मैं 3 डालता हूँ, x की जगह 3 डालते हैं और y की जगह 4 डालते हैं, क्योंकि x, y के टर्म नहीं लिखते हैं। तो y हो गया 4, b माइनस 4, a माइनस 3 इंटू 3 प्लस सी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। b माइनस 4 इंटू 3 क्या होता है, b माइनस 4 इंटू 3 होता है 3b। b को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू बी माइनस 4 होता है 3b माइनस 12। ये मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। 3b माइनस 12 और 3b माइनस 12 तो हमने निकाल दिया, नीचे तो a माइनस 3 ही है और प्लस सी। हमने बस न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर दिया, बढ़ा दिया। 3b माइनस 4, 3b माइनस 12 अपॉन a माइनस 3 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 3b माइनस 12 अपॉन a माइनस 3। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम डिनोमिनेटर को, आपको पता ही होगा कि a माइनस 3 लेते हैं, तो 4 इंटू a माइनस 3 माइनस 3b माइनस 12 अपॉन a माइनस 3, यानी कि ये हमें मिल गया 4a माइनस 12 माइनस 3b प्लस 12 अपॉन a माइनस 3। अब ये माइनस और माइनस जो है ये प्लस बन जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो 12 और माइनस 12 तो कट जाएगा, तो हमारे पास 4a माइनस 3b अपॉन a माइनस 3 बचा है। ये हो गई हमारी c की वैल्यू। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से निकाल सकते हैं बस वैल्यूज़ को डाल के। तो y इज इक्वल टू m, m क्या था, b माइनस 4 अपॉन a माइनस 3, तो हम ऐसे लिख लेते हैं b माइनस 4 अपॉन a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस c। c की वैल्यू होगी 4a माइनस 3b अपॉन a माइनस 3। तो ये हमारा आंसर है, जहाँ पर a और b कोई भी वैल्यू है सिवाय 3 और 4 के। अब मैंने आपको बताया था कि a और b 3 और 4 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमें लाइन के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, और अगर हमारे पास दोनों पॉइंट एक ही बराबर हैं तो वो मतलब कि वो एक ही पॉइंट है और हम उससे लाइन तो खींच नहीं सकते। परंतु इस इक्वेशन में ऐसा क्या है जो हमें बताता है कि a की वैल्यू 3 नहीं हो सकती और b की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। अगर मैं b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में डालूं तो मेरे पास होगा y इज इक्वल टू b माइनस 4। 4 माइनस 4 0 होता है। a माइनस 3 क्या होता है, a माइनस 3 होता है 0, क्योंकि a की वैल्यू 3 है। 0 डिवाइडेड बाई 0 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। 4 इंटू 3 कितना होता है 12, माइनस 3 इंटू 4 12, तो यहाँ पे हमें 0 ही बच गया अपॉन 0 बाई 0, क्योंकि a माइनस 3 भी 0 होता है। क्या आपको 0 डिवाइडेड बाई 0 की वैल्यू पता है? मैथ्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड।
हमें ये तो पता है कि 0 डिवाइडेड बाय 10 होता है 0। हमें ये पता है कि 10 डिवाइडेड बाय 0 होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, आपने सीखा ही होगा। अगर आपने नहीं सीखा तो अगर आप कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो बहुत बड़ा नंबर होगा, हम उसे इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इतनी बड़ी है। पर 0 बाय 0 क्या होता है, ये क्या होता है, हमें इसकी वैल्यू पता है? नहीं पता। ये मैथ्स में अनडिफाइंड है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए ये इक्वेशन ही नहीं काम करती। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि A3 क्यों नहीं हो सकता, B4 क्यों नहीं हो सकता, एक तस्वीर के तौर पे एक लाइन बना के समझा दिया और इक्वेशन बना के भी समझा दिया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप खुद एक बार इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, और वो था कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट हैं, ए और बी और सी और डी, तो मतलब आप इसे x1 y1 लेके x2 y2 लेके m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लेके ये जो फॉर्मूला है आप उसे सॉल्व तो कर सकते हो। पर इसमें एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप c को x1 लो या d को y1 लो, या फिर आप उल्टा पॉइंट्स लो। यानी कि अगर आप c और d को x1 y1 लो और a और b को x2 y2 लो, तो स्लोप में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है ये हम अभी देखते हैं। तो ये है पहला सिचुएशन और दूसरा सिचुएशन। पहले सिचुएशन में जो m की वैल्यू होगी वो होगी d माइनस बी ओवर c माइनस ए, और दूसरे केस में m की वैल्यू होगी b माइनस डी अपॉन a माइनस सी। मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ m1 और m2, और मुझे दिखाना है कि m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब ये है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को क्या लें, बस हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए। अब हम इसे प्रूव करते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2, हम दिखाना चाहते हैं। तो d माइनस इंटू सी माइनस ए इंटू 1, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि इंटू 1 का मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस 1। माइनस 1 अपॉन माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। और अगर मैं d माइनस बी अपॉन सी माइनस ए को इंटू 1 कर रहा हूँ तो कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं। अब d माइनस बी इंटू माइनस 1 क्या होता है? b माइनस डी, और सी माइनस ए इंटू माइनस 1 क्या होता है? a माइनस सी, और ये हमें यहाँ मिल गया था। तो मतलब m1 इज इक्वल टू m2, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पॉइंट क्या लो। ये बस मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि आगे जाके ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए कि मैं पहला पॉइंट को क्या लूँ और दूसरे पॉइंट को क्या लूँ। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं बस इसे जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास ये क्वेश्चन, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होते हैं अलग अलग, इंग्लिश में ये शब्द का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। तो दो अलग अलग जो पॉइंट हैं a, b और b, c लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। तो मतलब हमारे पास ये दो पॉइंट है a, b एंड b, c, एंड ये दोनों जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 पे लाई करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस सी? देखने पर ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगता है। हमें ना a की वैल्यू पता है, ना b की वैल्यू पता है, ना c की वैल्यू पता है, पर हमसे ये पूछ रहे हैं कि a और माइनस सी की वैल्यू क्या होता है। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर हम क्वेश्चन को तभी भी सॉल्व करेंगे। हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं a, b। अगर a, b इस लाइन पे लाई करता है तो मतलब कि अगर मैं y की जगह b डाल दूँ और x की जगह a डाल दूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 में मैं y की वैल्यू b डालता हूँ और x की वैल्यू a डालता हूँ, तो ये मेरे पास बन गई पहली इक्वेशन, b इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 5। दूसरे केस में मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ b, c। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 है। इस बार
जो y कोऑर्डिनेट है वो c है, तो c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 5। मैंने बस x की जगह b डाल दिया और y की जगह c डाल दिया, तो ये बन गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब हमें कुछ नज़र आता है। पहली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b प्लस ए इज इक्वल टू 5, क्योंकि मैं a को इधर ले गया, और दूसरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, c प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं a माइनस सी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, यानी कि b माइनस सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 माइनस 5 0 होता है। अब b माइनस बी क्या होता है, 0। हमारे पास बचा a माइनस सी इज इक्वल टू 0, और हमें यही चाहिए था। क्वेश्चन था a माइनस सी इज इक्वल टू 0, और हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरी क्लास में और चीज़ें सीखेंगे, और क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, पर हम दूसरी क्लास में सीखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है।